एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 100 साइंस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप कार्य आरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल क्या है? कार्य का मात्रक है। दूसरा है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। थर्ड है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल है, प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी और ल्यूमेन का मात्रक ज्योति फ्लक्स है। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सही आंसर है इसका द्रव्यमान। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण। नेक्स्ट है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। आंसर है संवेग संरक्षण। रॉकेट की जो कार्यप्रणाली होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो विश्राम जड़त्व। आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व ही कारण होता है अश्वारोही के गिरने की आशंका का। नेक्स्ट है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम। गति का पहला नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्री बल के कारण। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग के। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो -1/6। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर है? पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि पानी में लोहे की सुई तो जो डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है।
आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम प्लवन का नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबल का सही मान है? कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबल का सही मान है? तो 9.8 N। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक हॉर्स पावर HP कितने वॉट के बराबर होता है? 1 HP कितने वॉट के बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। अगला है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। क्रिकेट की गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण में मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी पर जा सके। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सीबेक के प्रभाव पर। पूर्व विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? टोटल रेडिएशन पैरोमीटर स्टीफन के नियम पर। थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सीबेक के प्रभाव पर। और पायरोमीटर के सिद्धांत पर आधारित होता है तो स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की जो वस्तुएं हैं जैसे सूर्य है आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्व विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। अगला है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पे एक ही होंगे? तो -40 डिग्री पर। अगला है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री C फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 32 डिग्री के बराबर होगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला है, अति लघु समय अंतरालों में सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 फ़ारेनहाइट होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप में अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप में अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। 41 नंबर का है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है
झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो उस जल का तापमान क्या होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन में। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन के द्वारा होता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण से आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण में नहीं है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते वो कौन सी है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वो कौन से हैं? तो वो विकिरण है। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। अगला है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? धूप से बचने के लिए छाते में रंग का जो संयोजन है वो कौन सा सबसे अच्छा है? तो ऊपर सफेद नीचे काला। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण। आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण की विधि से। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में होता है। किसमें होता है? जल में होता है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घट जाता है। अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घटता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर। चावल को यदि हम माउंट एवरेस्ट पर पकाने की कोशिश करते हैं तो वहां सबसे अधिक समय लगेगा। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहा जाता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का। किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का। किस बिंदु का पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो 160 फ़ारेनहाइट पर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 K के बराबर है? सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 K के बराबर है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो होती है वो केवल उच्च तरंगदैर्ध्य की विकिरण को अवशोषित कर सकती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो शीत ऋतु के दिनों में जब साफ मौसम होता है तो हम ज्यादा ठंड महसूस करते हैं।
मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने किया था। ध्वनि का तात्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की जो उड़ान भरना है उससे सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण है, जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड ही रहता है। अगला है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है रात्रि दृष्टि उपकरण में। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो 664 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम में किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहे में। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? एक जैव पद्धति है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, वह सोनोग्राफी कहलाता है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि नहीं कर सकती। 82 नंबर का क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है उसे सोनार कहा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण के आधार पर। ध्रुवण के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सबसे पहले यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रिमाल्डी ने दिखाया था। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है?
कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण की जो घटना है वह प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 16.6 सेकेंड लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 108 ms। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग है वह किरीट या कोरोना जो दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में डुबोई एक छड़ी किसी संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी में डुबोई एक छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो सूखा बालू चमकीला इसलिए दिखाई देता है कि इसका कारण है परावर्तन। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो इसका कारण है परावर्तन। और लास्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये आज लगभग 100 क्वेश्चंस थे साइंस के। आगे मैं 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।